प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम जॉर्ज पंचम की नाक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। दिल्ली का कायापलट होने लगा। दिल्ली नव दुल्हन की तरह सजने लगी, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ लेखक जो है वो बड़ा सटीक व्यंग इन्होंने यहाँ इस प्रसंग के आधार पर छोड़ा है कि दिल्ली में सब कुछ था, केवल नाक नहीं थी। मतलब सब कुछ था, चापलूसी थी, खुशामद थी, अवसरवादिता थी, लेकिन सम्मान नहीं था, आत्मगौरव नहीं था। इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है, इस नाक की भी एक लंबी दास्तां है, लंबी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकतें दोनों तरफ थीं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। जो मूर्ति बनाई गई थी जॉर्ज पंचम की, उसी की बात हो रही है कि उनको जहाँ तक लोगों की पहुंच हुई तो उसे उतार कर अजायब घरों में, म्यूजियम में रखवा दिया गया। नहीं तो उसके लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। मतलब गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि लोग छिपे रहते हैं, लोगों में घुले मिले रहते हैं, और जब अवसर आता है तो वो अपना हुनर दिखाते हैं, वार करते हैं, फिर छिप जाते हैं। तो ये सब चल रहा था। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अचानक जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी उसकी नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, भाई रानी आए और उनकी प्रतिष्ठा न हो, इज्जत न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। जो पहुंच वाले लोग थे सबकी मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, विचार विमर्श खूब हुआ, दिमाग खरोचे गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी,
पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। मतलब फाइलों में सब कुछ समाप्त हो चुका है, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अब मीटिंग में और भी उदासी हो गई। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। जिम्मेदारी जो है उन पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मतलब मूर्तिकार ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगाऊंगा, सभी पहाड़ों का दौरा करूंगा, खोजबीन करूंगा। जिस भी पहाड़ से मिल जाएगा यह पत्थर वहाँ से मिल जाएगा और नाक लग जाएगी। कमेटी के सदस्यों में जान में जान आई। जो कमेटी के सदस्य थे उनकी जान में जान आई इस बात को, इस आश्वासन को सुनकर। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश में के गर्भ में छिपी है। हर चीज़ जो है वह इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौर पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है तुम आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। अब जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांसी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जो की और बिहार की तरफ चला।
बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया और जांच पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यहाँ यह एक व्यंग है कि जो भी देश को स्वतंत्र कराने वाले महापुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब की लाटों की जो नाक थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यहाँ बड़ा जो है वो सम्मान का प्रतीक है कि यहाँ लेखक जो है वो सम्मान देना चाह रहा है स्वतंत्रता सेनानियों को कि इनकी जो नाक है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनकी जो प्रसिद्धि है वो जॉर्ज पंचम से कहीं बड़ी है, इसलिए इनकी लाटों का नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी उनसे कहीं बड़ी बैठती हैं। मतलब इन बच्चों के कारनामे भी जॉर्ज पंचम के से अधिक बड़ी दिखती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, सबके दिमाग में यह बात थी कि अगर नाक नहीं लग पाई तो फिर स्वागत कैसे होगा। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, कहीं से उपाय उसको ढूंढना था, क्योंकि काम पूरा होते हुए बिना उसे पैसे मिलने वाले न थे। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौन था और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मतलब इतनी स्थिति खराब हो गई कि बाहर वाले की इज्जत रखने के लिए अपनी इज्जत को गवा दें हम, ऐसा इस पाठ के आधार पर लेखक ने व्यंग किया है कि जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए हम अपनी नाक कटा रहे हैं। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैयारी हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। लगभग अखबारों में खबरें छापी
छपी की जांच पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। मतलब यह बात इतनी दुखदाई थी कि सभी लोग शोक प्रकट कर रहे थे, कहीं से कोई खुशी वाली खबर नहीं थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, मूर्ति के लिए। तो यह एक व्यंग था जो आज़ादी के बाद जो अवसरवादी लोग हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया गया था इस व्यंग के द्वारा। पाठ यहाँ समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।